हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई थिंक सभी लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। मैं विशाल सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी अपनी क्लास KS साइंस मंत्रा में, जहां आप पढ़ते नहीं सीखते हैं। तो सीखने के लिए देखिएगा, पिछली वीडियो में हम लोग डिस्कस कर लिए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को। इसके साथ साथ में हमने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन को भी डिस्कस किया था। आज हम लोग एक चीज समझते हैं। वो चीज क्या है? एक छोटा सा टॉपिक आता है। क्या छोटा सा टॉपिक है वो? कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन करता है तो उसकी एनर्जी कम होती जाती है। सीधी सीधी बात है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तो उसकी एनर्जी कम हो जाएगी। अब कम हो जाएगी तो हमें पता है कि हमारे जो सौर मंडल है, जहां पर हमारे सारे प्लैनेट्स जो हैं मोशन कर रहे होते हैं, या सोलर सिस्टम है, उसके अंदर सारे जो मोशन कर ऑब्जेक्ट जो है मोशन कर रहे हैं, सारे प्लैनेट्स मोशन कर रहे हैं सन के अराउंड। अब सन के अराउंड मोशन कर रहे हैं तो वहां पर उनका एनर्जी लूज होना चाहिए। अब एनर्जी लूज होना चाहिए, इसका मतलब क्या है कि वो पूरी तरीके से कहां गिर जाएंगे? उनको सूर्य के अंदर, यानी सेंटर जो है वो हमारा सन है, तो सन के अंदर गिर जाना चाहिए और खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा हो रहा होता तो हम लोग होते ही नहीं, सारे प्लैनेट्स खत्म हो चुके होते, सोलर सिस्टम नाम की चीज नहीं होती। आखिर क्यों ऐसा नहीं होता, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हम लोग अगर डिस्कस कर लें तो हमारे पास में आता है केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन। हमारे सिलेबस में इसका कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन हमें समझना जरूरी है। क्या जरूरी है? तो केप्लर्स लॉ ऑफ मोशन को आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्या है बेटा? केप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। प्लैनेटरी मोशन। तो इसके अंदर देखिएगा, फर्स्ट लॉ उन्होंने दिया था। फर्स्ट लॉ क्या कहा था उन्होंने? जितने भी प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड एक इलिप्टिकल पाथ पर मूव होते हैं। क्या कहां पर मूव होते हैं? इलिप्टिकल पाथ पर मूव होते हैं। द ऑल प्लैनेट्स मूव ऑन इलिप्टिकल पाथ around the sun and sun at its one focus। सन क्या होगा? एक फोकस पर प्रेजेंट होगा। मतलब क्या है? मतलब हम अपनी अर्थ को लेकर के काम कर ले रहे हैं। ये हमारा इलिप्टिकल पाथ, अर्थ यहाँ पर हमारी मूव करेगी। ये हमारी अर्थ, इसके दो फोकस, एक फोकस ये रहा, एक फोकस ये रहा। ये F1 मान लें, ये F2 मान लें, तो दो फोकस है हमारे पास में। तो हमारा जो सन होगा वो इस फोकस पर या इस फोकस पर, किसी भी एक फोकस पर होगा। ये हमारा सन है। तो सन जब होगा तो यही बात बताइए इन्होंने किसमें? फर्स्ट लॉ में, कि जो प्लैनेट्स हैं वो मूव करेंगे किसके? सन के अराउंड। एक किस पर? इलिप्टिकल पाथ पर। इलिप्टिकल मतलब अंडाकार, ओवल टाइप पर क्या करेगा? मूव करेगा। और सन एट इट्स फर्स्ट फोकस, यानी कि किसी भी एक फोकस पर क्या होगा? हमारा सन होगा। यही बात बताई थी। सेकंड लॉ में, किसमें? सेकंड लॉ में उन्होंने बताया था, क्या बताया था? कि मूव करते टाइम पर, क्या करते टाइम पर? मूव करते टाइम पर इन प्लैनेट्स का जो एरियल स्पीड होगा, क्या होगा? एरियल स्पीड होगा, वो कांस्टेंट रहेगा। कैसे सर? क्या रहेगा? एरियल स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट। मतलब क्या है? मतलब ये है कि अगर कोई अर्थ यहां से चल के टी टाइम में यहां पहुंच गया, अर्थ यहां पहुंच गया, तो एरिया ऑफ, इसे मान लो क्या? B पॉइंट मान लो, यानी कि BSE एरिया ऑफ BSE इक्वल किसके होगा? मान लीजिए ये यहां पर भी था,
यहां पर मान लीजिए डी पर और ये मान लो सी पर, तो एरिया ऑफ बी एस ई इक्वल होगा किसके, डी एस सी के। किसके होगा, डी एस सी के। यही इन्होंने बोला था। पहले लॉ में बोल दिया कि भाई कि हमारा जो अर्थ है या कोई भी प्लेनेट है वो मूव करेगा इलेप्टिकल पाथ पर। दूसरे में बोल दिया कि इलेप्टिकल पाथ पर जब मूव करेगा तो उनका एरियल स्पीड कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। तीसरी बात क्या बोला, जब ये मूव कर रहे हैं तो टाइम पीरियड लगेगा। क्या, जब ये मूव कर रहे हैं तो टाइम पीरियड लगेगा। तो टाइम पीरियड का जो स्क्वायर होगा क्या होगा, थर्ड में क्या बोला, थर्ड में उन्होंने बोला, थर्ड स्टेप में कि जो स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब। क्या, टाइम पीरियड का स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, आर क्यूब के। आर क्यूब क्या है, डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड अर्थ, लेकिन कौन सी, एवरेज। आर इज इक्वल्स टू क्या है बेटा, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट एंड सन। किसमें, आर क्या है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन प्लेनेट सन। तो यही बात उन्होंने बोला था। तो इस बात से क्या बताया उन्होंने, मैं ऊपर वाले को रफ कर रहा हूं, आप देखिएगा जरा सा क्या बताया उन्होंने। बताया, क्या बताया था उन्होंने, आर टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यानी टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर क्यूब, यानी टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज इक्वल्स टू कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। इंपॉर्टेंट रिलेशन है। कैसा रिलेशन है बेटा, इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यह बात समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब क्यों नहीं गिरता, वो जो है उसका एनर्जी लूज करके वो क्यों नहीं गिरता, यानी सन में क्यों नहीं गिरता, इसका रीजन क्या है सर। इसका रीजन ये है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्या है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन एफ इज इक्वल्स टू जी एम ई एम अपॉन आर स्क्वायर। ये और दूसरा फोर्स कौन सा लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा। सेंटर की तरफ में जो फोर्स लगता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा होता है सर्कुलर पाथ पर या एलिप्टिकल पाथ पर, तो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को, सेंटर की तरफ में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम सेंट्रीपिटल फोर्स। और ये होता है बेटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। किसको होता है, एम वी स्क्वायर अपॉन आर के। यहां से देखें तो मास तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर अपॉन R। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V स्क्वायर अपॉन R। क्लियर है। अब यहां से अगर हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, यहां से अगर हम लोग देखते हैं तो हमारे पास में और अच्छी चीज आने वाली है। क्या आने वाली है, V इज इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, 2 पाई R अपॉन T। 2 पाई R अपॉन T होता है, स्क्वायर कर दे, यानी v 2 पाई कांस्टेंट है, यानी कि ये क्या हो जाएगा बेटा, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r अपॉन t। दोनों का स्क्वायर कर दीजिए तो स्क्वायर हो गया हमारे पास में। क्लियर है, यानी v स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, अगर एक काम करें ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई कर दें, क्या करना है, ऊपर नीचे r का मल्टीप्लाई कर दें, तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल r क्यूब अपॉन r इंटू टी स्क्वायर, यही आ जाएगा। क्लियर है। बट केपलर्स लॉ से, किससे बेटा, केपलर्स लॉ से, क्या केपलर्स लॉ क्या कहता है बेटा, आर क्यूब अपॉन टी स्क्वायर इज कांस्टेंट। जब ये दोनों कांस्टेंट है तो v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। क्लियर है। तो यहां से क्या हो जाएगा, यहां से जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो उसकी रेडियस से यानी ग्रेविटेशन फोर्स से मिल रहा है। किससे मिल रहा है, रेडियस या ग्रेविटेशन फोर्स से मिल रहा है। तो इसलिए दोनों फोर्स जब इक्वल हैं और कैसे लग रहे हैं, कांस्टेंट टर्म में लग रहे हैं, तो वो मूव करते टाइम पर, क्या करते टाइम पर, मूव करते टाइम पर, तो दोनों बैलेंस में रहते हैं, इसलिए वो जाकर के नहीं गिरता। तो ये मेन रीजन है किसका बेटा, केपलर्स लॉ से आया है कि कोई भी ऑब्जेक्ट मूव करते टाइम पर कहां पर नहीं गिरता, कहां पर नहीं गिरता, सन के अंदर नहीं गिरता, वो पर्टिकुलर मोशन करता रहता है। चलिए, तो ये वाला टॉपिक आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा।
हमको इसे बस यही समझना था कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच में, वो ग्रेविटेशन फोर्स के साथ में कांस्टेंट टर्म बनाता है, यानी कि इक्वल लेता है, या हम लोग कहें कि वही इसको मूव कराने के लिए हेल्पफुल है। तो इसलिए कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी प्लेनेट कहाँ नहीं गिरता, कहाँ नहीं गिरता, सन के अंदर या सेंटर पे नहीं गिरता। चलिए अगले टॉपिक की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। अगला टॉपिक हमारे पास में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, थोड़ा सा अच्छा सा टॉपिक है। क्या अच्छा सा टॉपिक है? हम लोग क्या करें, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं अंडर द ग्रेविटी। हमने किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, क्या किया, हमने एक बॉल ली, बॉल को ऊपर फेंका, ऊपर फेंकने के बाद वो कुछ ऊंचाई तक जाती है, उसके बाद में वापस नीचे लौट के आ जाती है। क्यों हो जाता है ऐसा? तो वही हम सीखने के लिए बात करेंगे। देखिएगा, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती जाएगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, वैसे वैसे वेलोसिटी कम होती जाएगी, और एक पॉइंट आने पर उसकी वेलोसिटी कैसे हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जब वेलोसिटी जीरो हो जाएगी इसका मतलब क्या है कि वो ऑब्जेक्ट और ऊपर नहीं जा सकता। तो अंडर द ग्रेविटी, ग्रेविटी क्या करती है, नीचे की तरफ खींचती है, वहां पर एक नेगेटिव एक्सेलरेशन लगेगा। तो देखिएगा, मैं दो केस पढ़ा रहा हूं इसके, किसके पढ़ा रहा हूं, दो केस यहां पर हम लोग पढ़ेंगे, यानी इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर ग्रेविटेशन। केस फर्स्ट, कौन सा बेटा, केस फर्स्ट। अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है बेटा, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है, कहां जा रहा है बेटा, तो क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी होता है हमारे पास जनरल में, सॉरी कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैमरा हिल गया, चलिएगा। v इज इक्वल्स टू क्या होता है, u प्लस ए टी होता है। तो v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी की जगह पर हमें a तो यूज नहीं करना है, अगर ऊपर की तरफ जा रहा है तो हमें a की जगह पे, v की जगह पे तो v ही रहेगा, a की जगह पे क्या आ जाएगा, a की जगह पर आएगा माइनस का g, क्योंकि g नीचे की तरफ करेगा, अट्रैक्ट कर रहा है उसको, इसलिए ये कैसा रहेगा, माइनस का रहेगा। चलिए माइनस कर लिया, तो यहां पे क्या हो जाएगा, v इज इक्वल्स टू यू माइनस जी टी। ये हमारे पास में फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। केस फर्स्ट, जब ऑब्जेक्ट कहां आ रहा है बेटा, हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि ऑन मूविंग डाउनवर्ड, कहां मूव कर रहा है, डाउनवर्ड मूव कर रहा है। सेकेंड इक्वेशन आती है हमारे पास में, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। जब ये कंडीशन बनेगी तब क्या हो जाएगा, s इज इक्वल्स टू, s में क्या हो जाएगा, हाइट आ जाएगा, क्योंकि हाइट पे जा रहे, डिस्टेंस हमारी हाइट में आ गई है, इज इक्वल्स टू यू हमारा यू रहना है, टी हमारा टी रहना है, ए हमारा माइनस जी हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, माइनस का हाफ जी टी स्क्वायर। सेकंड इक्वेशन हमारे पास में आ गई। इसी तरीके से थर्ड इक्वेशन क्या हो सकती है, थर्ड इक्वेशन होती है वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहां पे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस का 2gh। सिर्फ कन्वर्ट करना है h और a को, किसको करना है, कन्वर्ट करना है h और a को। तो इतनी बात आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी इक्वेशन ऑफ मोशन, जब ऑब्जेक्ट डाउनवर्ड मूव कर रहा है, कैसे मूव कर रहा है बेटा, डाउनवर्ड मूव कर रहा है, तो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों, ये आपकी फर्स्ट हो गई, ये आपकी सेकंड है, ये आपकी थर्ड है। तो तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन आपको इस तरीके से कन्वर्ट करनी है। न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। तो चलेगा, हम लोग अगर सर ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे ही आएगा क्या, नीचे से ऊपर नहीं आएगा, चलिए कर लेते हैं उसके लिए अपवर्ड लिख देते हैं, डाउनवर्ड की जगह पे क्या लिख देते हैं, अपवर्ड लिख देते हैं। अपवर्ड के केस में बस सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे, सारे के सारे कैसे हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। यानी v इज इक्वल्स टू यू प्लस जी टी हो जाएगा, h इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2gh हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट डायरेक्शन में लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है।
अरे ऊपर की ऐसे समझ लो, चलो जनरली समझ लो, वैसे ऐसा होता नहीं है लेकिन समझ लो, अगर ऊपर जा रहा है, ऊपर जाने वाला हमेशा प्लस में, नीचे वाला हमेशा माइनस में, ऐसे ही, यानी ऊपर जा रहा है तो प्लस में, नीचे आ रहा है तो माइनस में। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला टॉपिक भी बहुत सिंपल सिंपल सा छोटे छोटे टॉपिक है। अच्छा देखिएगा, एक और टॉपिक हम लोग समझते हैं। क्या समझते हैं? एक और टॉपिक समझते हैं। और एक और टॉपिक में हमारे पास में देखिएगा एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। क्या टॉपिक आता है? मैं रफ कर रहा हूँ इसको, मैं इसको रफ कर रहा हूँ। एक और टॉपिक में क्या टॉपिक आता है हमारे पास में? बहुत अच्छा टॉपिक है वो। क्या टॉपिक है? हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं। कहाँ? हम लोग बचपन से पढ़ के आए हैं, मास और वेट एक ही चीज होता है। क्या? मास और वेट एक ही चीज होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं होता। मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। क्या? मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। तो देखिएगा, मास क्या होता है? क्या मास क्या होता है? मास होता है हमारे पास में क्या? मास सिंपल सा है, कोई भी ऑब्जेक्ट, क्या कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैटर अपने अंदर कंटेन करता है। क्या मास क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट जितना मैटर अपने अंदर कंटेन करता है, यानी अपने अंदर रखता है, उसको क्या बोलते हैं? मास कहते हैं। यानी टोटल अमाउंट ऑफ मास की अगर हम लोग डेफिनेशन दें, मास क्या होता है? मास होता है हमारे पास में, मैं टॉपिक का नाम डाल देता हूं, वेट एंड मास। क्या? वेट एंड मास। तो मास क्या होता है? टोटल अमाउंट ऑफ मैटर, मैटर का टोटल अमाउंट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का टोटल मैटर का टोटल अमाउंट क्या होता है? मास होता है। यानी जितना भी कर रहा है, आई डोंट नो कितना कर रहा है, मेरे को नहीं पता, तो मास अलग चीज है और वेट अलग चीज है। ठीक है, इसको क्या करते हैं? मास क्या होता है? टोटल अमाउंट हो गया, पहली बात। दूसरी बात, स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसा होता है बेटा? स्केलर क्वांटिटी होता है। तीसरी चीज, इसकी यूनिट होती है बेटा किलोग्राम। क्या होता है? किलोग्राम होता है। ये क्या होता है बेटा? किलोग्राम होता है। ठीक है, और क्या होता है बेटा? मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया होता है। क्या होता है? इनर्शिया, मेजरमेंट ऑफ इनर्शिया, ये होता है मास। यानी पहले क्या है? अमाउंट ऑफ मैटर है, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट इसकी किलोग्राम होती है, और मेजरमेंट होता है किसका? इनर्शिया का। तो ये बात आपको समझ में आ गई। मास हमारे पास में क्या होता है? अब हम बात करने वाले हैं किसकी बेटा? वेट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेट की। तो वेट क्या होता है? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? वेट की बात कर रहे हैं। तो वेट को भी समझते हैं, और आज की हम इस वीडियो को समापन भी करेंगे इसके साथ ही। आज हमारे कई सारे मेजर टॉपिक्स हो चुके हैं जो हमें समझ में आ गए हैं, जो हमें क्या किया बेटा? समझ में आ गया है। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? हम बात कर रहे हैं वेट की। किसकी बात कर रहे हैं? वेट की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? वेट की। वेट क्या होता है? वेट इज द फोर्स, इट इज द फोर्स बाय विच अर्थ attract any object towards its center। टूवर्ड इट्स सेंटर, यानी कि अर्थ जितना भी फोर्स किसी ऑब्जेक्ट पर अपनी तरफ लगाती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग क्या बेटा? वेट। कितना फोर्स लगाएगी अर्थ? अर्थ लगाएगी F इज इक्वल्स टू जी एम ई स्मॉल एम अपॉन आर स्क्वायर। यही तो लगाएगी, ग्रेविटेशन फोर्स के इक्वल लगाएगी। क्लियर? ये क्या होगा? फोर्स का मतलब ये क्या हो गया? यही तो वेट होगा हमारे पास में। क्या होगा? यही तो वेट होगा हमारे पास में। क्लियर? तो W इज इक्वल्स टू कितना हो जाए बेटा? W आर ई लिख दो इसे। क्या लिख दें? आर ई का स्क्वायर। अब मेरी बात समझिएगा,
क्या G_me/r²। सर ये तो आपने ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बताया था। क्या बताया था? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन बताया था। तो लिख दीजिए भैया, क्या लिख दें? लिख दीजिए W ये हो गया G और ये हो गया M। तो W कितना हो गया हमारे पास में? इसे प्रॉपर तरीके लिख दें, mg हो गया। क्या हो गया? mg हो गया। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस क्या है? मास इधर लिखें और वेट इधर लिखें। मास इधर लिखें और वेट इधर लिखें। ये क्या बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर। क्या है बेटा? अमाउंट ऑफ मैटर। दूसरी तरफ ये क्या है बेटा? ये है फोर्स। क्या है? फोर्स। ये है अमाउंट ऑफ मैटर, ये क्या है? फोर्स है। तो ये बात आपको समझ में आ गया होगा। एक की पॉइंट लिखेंगे, एक की पॉइंट लिखेंगे तो की पॉइंट पे हमारे पास में क्या आता है? कई क्वेश्चन में किलोग्राम वेट दे रखा होता है। क्या दे रखा होता है? किलोग्राम वेट, ऐसे देखा होता है। तो 1 किलोग्राम वेट इज इक्वल्स टू होता है बेटा 9.8 न्यूटन। कितना होता है बेटा? 9.8 न्यूटन। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा, ये बहुत अच्छे अच्छे हैं। एक हम लोग क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में हम लोग आराम करेंगे। क्या करेंगे? आराम नहीं करेंगे भैया, आराम नहीं करेंगे। अभी जो पढ़ा है उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा? उसको पढ़ना भी तो पड़ेगा। बात समझते हैं? क्या है हमारे पास में? हमारे पास में है, क्वेश्चन देखते हैं। एन ऑब्जेक्ट, क्या? एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट 50 kg वेट। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट 50 kg वेट। एन ऑब्जेक्ट कंसिस्ट 50 kg mass. What is its force on earth? अर्थ पर उसे क्या निकालना है बेटा? फोर्स निकालना है। कितना फोर्स लगेगा? तो देखते हैं, देख लें फटाफट से। तो देखो m दे रखा है, m इज इक्वल्स टू कितना है? 50 kg है। कितना है बेटा? 50 kg है। हमें वेट निकालना है। W इज इक्वल्स टू क्या होता है? mg होता है। W इज इक्वल्स टू m, ये हो गया। m कितना हमारे पास में? 50 है। m कितना है? 50 है। g का प्रोडक्ट करते हैं 9.8 का, तो W इज इक्वल्स टू कितना है? 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 और 5 9 जा 45, 45 और 4 49। इतना वेट हमारे पास में लगेगा। कितना लगेगा बेटा? इतना वेट लगेगा। इतना न्यूटन का इसका वेट होगा। तो ये छोटा सा एक क्वेश्चन था। बाकी के और भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आप उन्हें करके ट्राई कर सकते हैं। और मेरे साथ बने रहिए, सीखते रहिए, समझते रहिए। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आपने कुछ अगर कोई डाउट आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये हमारा डाउट है। आप हमारे डाउट को क्लियर कर दिए। बिल्कुल 100% श्योर आपका डाउट क्लियर होगा। थैंक यू वेरी मच।